हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और हम लोग क्लैट पीजी के लिए बीएनएस जो पढ़ रहे थे उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पनिशमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, पनिशमेंट पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी ये सीरीज करते हैं क्योंकि पनिशमेंट देखिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पनिशमेंट के पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 में टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दे रखी है। बीएनएस में एक पनिशमेंट ऐड कर दी गई है, वो है कम्युनिटी सर्विस। इसके अलावा कौन कौन सी पनिशमेंट है? वी ऑल नो डेथ पेनल्टी इज देयर, वी ऑल नो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज देयर। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को जब कैलकुलेट किया जाता है किसी फ्रैक्शन में, किसी फ्रैक्शन में लाने के लिए, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एग्जांपल। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कई ऑफेंसेस के लिए दे रखी हैं। जैसे रेप है, अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट इज वन ऑफ द पनिशमेंट विच कैन बी गिवन टू हिम। लेकिन अब अटेम्प्ट टू रेप जैसे है, कोई रेप करने गया लेकिन नहीं कर पाया और अटेम्प्ट लग गया उस पर, तो अटेम्प्ट टू रेप के लिए कोई भी अलग से सेक्शन नहीं बना रखा है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप के लिए कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई अटेम्प्ट के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं होता है तो अटेम्प्ट की जो पनिशमेंट होती है वो हाफ होती है उस ऑफेंस के पनिशमेंट की जिसका अटेम्प्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेप की पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है और अटेम्प्ट टू रेप होता है तो अटेम्प्ट टू रेप की पनिशमेंट हाफ ऑफ द लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो हाफ ऑफ द लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही आ गई, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट अब किसी को 30 साल पे मिली है वो 60 साल तक जिंदा रहा तो यहां पे 30 साल की लाइफ इंप्रिजनमेंट है। किसी को 40 पे मिली है वो 90 तक रहा तो ये 50 साल की लाइफ इंप्रिजनमेंट है। तो अगर हाफ ऑफ द लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या करेंगे? इसके लिए है सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि जहां पे भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि कोई फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़े लाइफ इंप्रिजनमेंट का, तो हम लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट को 20 साल मान लेंगे। तो अगर रेप होता है और उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलती है, अटेम्प्ट टू रेप होगा तो हाफ ऑफ द लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी, जो कि 10 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो वो सेक्शन 6 कहता है। यहां पे मैंने उसी को मेंशन कर दिया है कि अब तो कितनी तरीके की पनिशमेंट हो गई? डेथ पेनल्टी हो गई, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गई, इंप्रिजनमेंट हो गई। देखो दोनों अलग अलग तरीके की हैं। इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो गई और इंप्रिजनमेंट हो गई। इंप्रिजनमेंट दो तरीके की होती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट, जो कि रिगरस का मतलब होता है कि आपसे काम कराया जाएगा, हार्ड लेबर कराया जाएगा, वो सब कराया जाएगा। और एक सिंपल इंप्रिजनमेंट होती है जो कि हार्ड लेबर के बिना होती है। उसके बाद चौथी पनिशमेंट आ जाती है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवी फाइन। और ये जो है वो नई ऐड की गई है कम्युनिटी सर्विस। एक तरीके का ये रिफॉर्मेटिव जस्टिस के लिए है कि बच्चे को रिफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई 19 साल का बच्चा कहीं लड़ाई झगड़े में पकड़ा जाता है और वो ग्रीवियस हर्ट किसी को कॉज कर देता है विद एनी वेपन विच वाज डेडली, तो हो सकता है कि उसको कम्युनिटी सर्विस भी दे दी जाए। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि उस बच्चे को सुधरने का अधिकार है। अभी वो छोटा बच्चा है, हो गई लड़ाई, कर लिया उसने तो हो गया ऐसे, तो इसलिए कम्युनिटी सर्विस को भी उसी लिए लाया गया है। इसके बाद जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि डेथ पेनल्टी वन ऑफ द पनिशमेंट है, तो डेथ पेनल्टी को थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जब ये दी जाएगी, इस पर कई सवाल उठे हैं। तो डेथ पेनल्टी को हम लोग कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है? क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगी? उसका एग्जाम्पल है कि हम सब लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमको राइट टू लाइफ दे रखा है। अब राइट टू लाइफ जब है कि हमारी कोई लाइफ ले नहीं सकता है, तो डेथ पेनल्टी में सरकार कैसे लाइफ ले सकती है? यही होता है जब रात के 2:30 आप लेक्चर रिकॉर्ड करें, यू फंबल अलॉट। तो अगर 21 में दे रखा है कि राइट टू लाइफ है हर व्यक्ति के पास, तो सरकार कैसे ले रही है? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि नो बडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक दो वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मतलब यही है कि आपको कोई भी डिप्राइव नहीं करेगा राइट टू लाइफ के लिए। तो आपके पास राइट टू लाइफ है, तो फिर सरकार कैसे ले रही है? इस बात को डील किया गया था जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इसमें कहा गया था कि कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यस, आप सही पढ़ रहे हैं कि नो बडी कैन टेक योर लाइफ, यू हैव द राइट टू लाइफ, बट द स्टेट कैन टेक इट। अगर आप आर्टिकल 21 के आखिरी 4 शब्दों को पढ़ें तो लिखा एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर कोई प्रोसीजर को हम लोग एस्टैब्लिश बाय लॉ बना रहे हैं, कोई एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रहे हैं लॉ के थ्रू,
और उसके थ्रू हम किसी की लाइफ ले रहे हैं, तो वी कैन डू दैट। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक जब भी डेथ पेनल्टी दी जाती है तो एक प्रोसीजर बनाया गया है कि इन केसेस में, इतने ग्रेव केसेस हैं, इनमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। उसके बाद भी आगे क्या उसमें हुआ है, आगे डेथ पेनल्टी अकेली कभी नहीं हो सकती है, उसको और एलआई जरूर होना चाहिए। 303 सेक्शन था आईपीसी का, जिसमें यह कह दिया गया था कि अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है, मतलब कोई भी व्यक्ति मर्डर करके आया है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली हुई है और वो जेल के अंदर रह के किसी का मर्डर कर देता है, तो उसको डेथ मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह के केस में, अभी हम लोग पढ़ेंगे, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह कह दिया था कि कोई भी ऑफेंस ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसमें आप मैंडेट कर दें कोर्ट को कि आपको डेथ पेनल्टी देनी ही है। तो इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं माना गया था। लेकिन जहां पे भी डेथ पेनल्टी और एलआई लिखा हुआ है या कोई और पनिशमेंट लिखी है, यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि इट इज गिविंग द डिस्कशन टू द जज कि वेदर he want to convict him under for life imprisonment or he want to give him capital punishment, वो डिस्कशन दे रहा है। तो इसीलिए इट इज we are taking the life of a person by establishing a procedure, and that's why it is not violating article 21 of the constitution। यही बात जगमोहन सिंह में पता नहीं कही गई थी कि नहीं कही गई थी, ये आर्गुमेंट लिया गया था कि नहीं लिया गया था, लेकिन इट वाज हेल्ड दैट डेथ पेनल्टी डज नॉट वायोलेट आर्टिकल 21 and 14, दस ड्यू प्रोसेस इज सेटिस्फाइड, यही कहा गया था। अगला केस आ जाता है मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मैंने बात की थी सेक्शन 303 जो था आईपीसी का, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कह दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक पनिशमेंट दे रहा था, वो थी डेथ पनिशमेंट। और कोर्ट ने कहा कि आप डिस्कशन नहीं ले सकते हैं कोर्ट से कि आपको सिर्फ डेथ पनिशमेंट देनी है, डेथ पेनल्टी देनी है, और आपको उनको डिस्कशन देना पड़ेगा कि वो कोई और भी पनिशमेंट दे पाए। तो इसलिए मिट्ठू सिंह वाले में, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, उसको हटा दिया गया था। इसके बाद आती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की डॉक्ट्रिन। दो केस हैं इसमें इंपॉर्टेंट, एक है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दूसरा मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखो वही बात आ गई कि डेथ पेनल्टी किसी भी ऑफेंस में नहीं दे देंगे। अगर लिख भी रखा है कि आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, मर्डर में भी लिख रखा है कि आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मर्डर में दे देंगे। तो कौन से केसेस में देंगे? जो बहुत ही रेयर केस होंगे, बहुत ही जघन्य अपराध होंगे, जिससे पूरी सोसाइटी दहक जाएगी। निर्भया केस में हम लोग दहक गए थे, इसलिए मिला उसको डेथ पेनल्टी। तो इसको कहा जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डॉक्ट्रिन। इसमें ये किसमें आई थी? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आई थी। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ठीक है, हमने देख लिया कि रेयरेस्ट टू रेयर केस है। इसके बाद क्या हम देखेंगे? हम देखेंगे दो फैक्टर्स कि जिस व्यक्ति ने किया है ऑफेंस, वो किस हिसाब से रह रहा है, किस सोसाइटी में रह रहा है, उसके अराउंड के फैक्टर्स क्या हैं, उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या वो एक तरीके से रिपीटेड ऑफेंडर है। तो इसको कहते हैं मिटिगेटिंग वर्सेस एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ये कहा गया था मच्छी सिंह ने। मच्छी सिंह में कहा गया कि आप सही है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दीजिए, लेकिन उसको डिसाइड कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ, आपको देखना पड़ेगा कि जो क्राइम हुआ है उसका मैनर क्या है, उसके पीछे मोटिव क्या था, एंटी सोशल नेचर था कि नहीं था, उस क्राइम का मैग्नीट्यूड क्या था, आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। देन यू विल आप एक तरीके से टेबल बनाएंगे और एक तरफ रखेंगे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो यहां पे मैंने लिख रखा है, एक तरफ रखेंगे मिटिगेटिंग फैक्टर, और फिर देखेंगे कि दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो क्या ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बन रहा है, और उसके बाद भी अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बन रहा है देन यू कैन गिव डेथ पेनल्टी, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव डेथ पेनल्टी। तो इन दोनों को साथ में पढ़ना होता है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बात करते हैं, दोनों एग्रीगेटिंग फैक्टर और मिटिगेटिंग फैक्टर की बात करते हैं और बताते हैं कि डेथ पनिशमेंट हम कब दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आता है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हो क्या रहा था कि हम सब लोग को जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास भी और गवर्नर के पास भी। अब जब कोर्ट किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे देती है तो उसके पास आखिरी चारा यही बचता है कि वो या तो प्रेसिडेंट के पास जाके दया की भीख मांगे या फिर गवर्नर के पास आके, चाहे वो 72 हो या फिर 161 है कि 163 है, दोनों में से एक है, तो इन दोनों में जाके मांगता है। अब हो क्या रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो डेथ पेनल्टी दे रही थी, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जब गुहार लगाने जाता था तो उसकी जो पिटीशन होती थी उसको कहते हैं मर्सी पिटीशन, मर्सी पिटीशन कहा जाता है।
उसकी मर्सी पिटीशन सालों साल पड़ी रहती थी। अब सोचिए एक व्यक्ति की मनोदशा सोचिए, हाउ ही विल बी फीलिंग एट दैट टाइम व्हेन ही नोज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड हिम डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, दैट मीन्स ही विल बी हैंग्ड समडे। और उसके बाद उसने मर्सी पिटीशन के लिए डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सॉरी मर्सी पिटीशन के लिए डाला हुआ है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट उसको सुन ही नहीं रहा है, तो वो रोज मरेगा। अगर 4 साल है, उसको रोज लगेगा कि हो सकता है आज प्रेसिडेंट मना कर दे, ये परसों मुझे टांग दे, हो सकता है आज प्रेसिडेंट मना कर दे, परसों मुझे टांग दे। नॉर्मल क्या होता है, कोर्ट में भी तो यही था कि हो सकता है उसको मर्डर किया था और डेथ पेनल्टी मिली थी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड कर दे, उसको पता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग तो उसको पता है ना कि अभी क्या चल रहा है, अभी एसएलपी पड़ी है, अभी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, अभी जजमेंट नहीं आ रहा है, उसको पता है। लेकिन मर्सी पिटीशन में तो उसको पता ही नहीं है। वो कह रहा है कि जिस दिन उन्होंने पिटीशन रिजेक्ट की, अगले दिन 2 दिन में ये हमको टांग देंगे। तो वो रोज मर रहा है। इसी बात को शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 4 साल तक रोज मर रहा है, रोज उस डर में जी रहा है, तो ये इनफ फैक्टर होगा उसकी पनिशमेंट को कम्यूट करने के लिए। कम्यूट मतलब कम करने के लिए, दूसरे नेचर में चेंज करने के लिए। दो चीजें होती हैं, कम्यूट और रेमिट। तो कम्यूट करने के लिए ये इनफ रीजन होगा। और कम्यूट किसमें कर देंगे, वो डेथ को लाइफ इंप्रिजनमेंट। क्या फैक्टर देखे जाएंगे, मेंटल इलनेस, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सफरिंग ड्यू टू डिले, ये चीजें देखी जाएंगी और उसकी कन्वर्ट कर दी जाएंगी। तो ये था पूरा डेथ पेनल्टी के बारे में जो हम लोगों के आईपीसी में दे रखा है। अब हम लोग जल्दी जल्दी से आगे निपटाते हैं क्योंकि क्लैट पीजी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर टू कम्यूट किसको दे रखी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होती है, अगर ऑफेंस स्टेट के खिलाफ है तो स्टेट होगी, जैसे स्टेट ऑफ यूपी होगी। अगर यूनियन के खिलाफ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सिंपल सी चीज है, आगे बढ़िए जीवन में। फिर सेक्शन 6 की बात वही जो हम लोग ने अभी ऊपर पढ़ा था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन जैसे अटेम्प्ट में कर रहे थे, तो उसको हम लोग 20 ईयर्स के लिए लेंगे कैलकुलेटिव पर्पस के लिए। हटाओ बात। हाँ, इसके बाद भी देखो एक अगर 1/4 ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखा है तो कितना होगा, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल आप दे सकते हैं। समझ रहे हैं, मैक्सिमम 5 साल की सजा आपको हो सकती है अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट उस सजा के उस ऑफेंस के लिए थी और आप सिर्फ अटेम्प्ट कर पाए तो सिर्फ 5 साल की सजा होगी। 1 मिनट, हाफ होती है, 10 ईयर होगी। सॉरी, यहां पे अटेम्प्ट की नहीं है, यहां पे किसी और की बात हो रही है कि अगर 1/4 है ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट तो जैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं जब फाइन के लिए होता है। जब भी हम पे फाइन लगाया जाता है और हमको मान लीजिए 10 साल की सजा दी गई प्लस 5,000 फाइन है, 50,000 मान लीजिए फाइन था। अब हम 50,000 फाइन नहीं दे पा रहे हैं तो हमको कितनी सजा दी जाएगी, उसके डिफॉल्ट में ये कैलकुलेट किया जाता है कि अगर 10 साल की सजा थी तो 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब 1/4 इसका कितना होगा, 2.5 ईयर से ज्यादा सजा आप उस फाइन के डिफॉल्ट के लिए नहीं दे सकते। मतलब वो 10 साल तो काटेगा ही और उसने अगर एक भी पैसा नहीं दिया तो वो 2.5 ईयर्स भी काटेगा। तो ये यहां पे उसकी बात कर रहे हैं। अटेम्प्ट में हाफ होती है, तो अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो आपको 10 साल की सजा मिल जाएगी अटेम्प्ट अगर आपने किया। सेक्शन 7 कहता है डिस्कशन। आपको यहां पे सेक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सेक्शन मत याद रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। डिस्कशन ऑफ कोर्ट इन टाइप्स ऑफ इंप्रिजनमेंट। डिस्कशन होती है कि चाहे वो रिगरस दे, चाहे वो पूरी सिंपल दे, या फिर कॉम्बिनेशन दे रिगरस या सिंपल का, उसको मेंशन करना होता है। ठीक है। सेक्शन 8 आ जाता है फाइन एंड इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। वही बात, आपके ऊपर 10 साल की सजा लगी थी, 50,000 का जुर्माना लगा था। आपने कहा मुझे, मेरे पास है ही नहीं 50,000, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं दूंगा ही नहीं, क्या कर लोगे। तो उसके फिर 50,000 आप अगर नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट में इंप्रिजनमेंट आपको मिलेगी। आपको मतलब इंप्रिजनमेंट भोगनी पड़ेगी। तो जो सब्सटेंटिव सेंटेंस था, मान लीजिए 10 साल की आपको सजा मिली थी, उसके अलावा भी आप 2.5 साल और काटेंगे। 2.5 साल क्या, जो भी 1/4 होती है इसकी, वो और काटेंगे। उतने तक मैक्सिमम हो सकता है, कोर्ट कम भी कर सकती है। तो क्या है, फाइन इंपोज किया जा सकता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। लेकिन और कितना फाइन किया जा सकता है, जहां पे भी लिखा है ना फाइन, सिर्फ फाइन जहां पे लिखा है तो अनलिमिटेड फाइन होता है। लेकिन दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर आप 10 करोड़ फाइन लगा रहे हैं जहां पे फाइन की कोई लिमिट नहीं दे रखी है तो वो सही है। लेकिन एक व्यक्ति जो गांव का किसान है, उसके ऊपर अगर आप 4 लाख लगा दे रहे हैं
तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सेसिव है। तो भले ही फाइन की कोई लिमिट नहीं दे रखी हो किसी ऑफेंस में, लेकिन आपको जिस व्यक्ति को पनिश कर रहे हैं उसकी सोशल वाली कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि फाइन कितना लगाना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा फाइन लगा दिया उसकी सोशल कंडीशन के जो ऊपर जा रहा हो तो वो एक्सेसिव माना जाएगा। सो फाइन शुड नॉट बी एक्सेसिव, नहीं तो वो ऊपर वाले कोर्ट उसको स्टक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो फाइन अनलिमिटेड फाइन कैन बी इम्पोज वेयर देयर इज नो फाइन लिमिट, बट इट शुड नॉट बी एक्सेसिव इन नेचर। सेकंड क्या है, कोर्ट्स पावर टू इम्पोज इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट। सही बात है, अगर आप फाइन नहीं दे रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, तो इंप्रिजनमेंट आपके ऊपर लगाई जा सकती है। कितनी होगी? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट, मतलब 10 साल की सजा है, 50,000 का जुर्माना है, आपने 50,000 नहीं दिए तो मैक्सिमम आपको उसके 10 साल के अलावा जो पनिशमेंट हम दे सकते हैं डिफॉल्ट ऑफ इंप्रिजनमेंट की, वो 2.5 साल दे सकते हैं। 1/4 ऑफ द इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट विच कैन बी अवॉर्डेड फॉर दैट ऑफेंस। अब बात क्या आ गई कि यहां पे तो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि 10 साल है तो हम लोग 1/4 कर देंगे अगर आप फाइन नहीं देंगे। कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइन से पनिशेबल हैं। मान लीजिए कि उसकी फाइन ही सिर्फ 50,000 रुपए है, अब इंप्रिजनमेंट है ही नहीं, सिर्फ फाइन है। अब वो कह रहा मैं फाइन भी नहीं दूंगा, तो आप कह रहे हैं ठीक है हम 1/4 आपको पनिशमेंट दे देंगे जो इंप्रिजनमेंट है। वो कहेगा आपकी इंप्रिजनमेंट है ही नहीं, सिर्फ फाइन से पनिश है। तो उसके लिए फिर हम लोग ये टेबल बना लेते हैं कि अगर 5,000 या 5,000 से कम है तो 2 महीने की सिंपल इंप्रिजनमेंट मिलेगी। अगर 5,000 से 10,000 के बीच में है तो 4 महीने की, और अगर अबव 10,000 है तो 1 साल की। अब आप अगर मान लीजिए कि 50,000 थी या मान लीजिए 1 लाख थी, 1 लाख का आपको ऊपर फाइन देना था और आपको उन्होंने दे दिया 1 साल की सजा क्योंकि आपने दिया नहीं। आपने कुछ दिनों बाद 75,000 रुपए दे दिए, तो फिर आपकी कितनी फाइन बचेगा? मान लीजिए, यहां थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी, मैथ नहीं है तो मत समझिए, आप बस ये समझ लीजिए कि एंड्स में कि जो डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट होती है वो अगर आप काट रहे हैं और आपने बचा हुआ पैसा दे दिया तो फिर आपको तुरंत निकाल लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको 1 साल तक की सजा दी गई थी। अब 1 साल तक की सजा दी गई थी क्योंकि 1 लाख रुपए आपके ऊपर फाइन था, आप दे नहीं रहे थे। अब 1/4 टाइम जेल में काटने के बाद, मतलब 3 महीने काटने के बाद आपने कहा कि मैं 75,000 देने को तैयार हूं, इसका 1/4 देने को तैयार हूं, तो आपको तुरंत रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि 3 मंथ आप काट चुके हैं। तो जिस प्रोपोर्शन में आप फाइन अदा कर देंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, ये इसके थ्रू निकल के आता है। अगर आप 750 रुपए देखो, 1,000 रुपए जो था आपको फाइन के लिए दिया गया था 4 मंथ की डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट। ठीक है, आपने 1,000 रुपए नहीं दे पाए तो उन्होंने 4,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए इसको, 1,000 नहीं दे पाए तो उन्होंने 4 मंथ की इंप्रिजनमेंट दे दी। 1 मंथ के बाद आपने 750 रुपए दे दिए तो फिर आपको 1 मंथ छोड़ दिया जाएगा। आपने सिर्फ 500 रुपए दिए हैं तो आपको 2 महीने के लिए रखा जाएगा। ऐसे ही प्रोपोर्शन में रखा जाता है। फिर आ जाता सेक्शन 9। ये सिंपल सी बात है, इसको आप बस एक रीडिंग मान लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही कहता है, मान लीजिए कि ए है और बी है, ए ने बी को 15 झापड़ मारे, 15 बार मारा कंटाप, लेकिन उसको सिर्फ हर्ट हुआ। तो यहां पे अगर इंडिविजुअली देखें तो 15 बार हर्ट हुआ है। एक मारा तब भी हर्ट होता, दूसरा मारा फिर भी हर्ट होता। अब हर्ट की पनिशमेंट मान लीजिए 3 साल दे रखी या फिर 2 महीने दे रखी है, कुछ भी दे रखी है। अब हम उसको 15 झापड़ मारने का एक इंसिडेंट मानेंगे या फिर 15 बार हर्ट की एफआईआर करेंगे, मानेंगे कि उसने 15 बार ऑफेंस किया है। तो ये कहता है कि आप मानेंगे कि उसने 1 बार किया है और उसको 1 बार पनिश करेंगे। सेक्शन 9 पढ़ लीजिएगा, बस इतनी बात करता है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं कि अगर सेक्शन 10 कहता है, मान लीजिए कि आप को पकड़ के पुलिस लाती है, ट्रायल चलता है और आखिरी में कोर्ट कहती है या तो इसने थेफ्ट किया है भाई या इसने डकैती की है। हम क्लियर नहीं है कि इसने क्या किया है, लेकिन इन्हीं दोनों में से कुछ इसने किया है। तो ऐसे केसेस में जिस ऑफेंस में वो कंफ्यूज है, मान लीजिए थेफ्ट और रॉबरी में वो ऑफेंस कंफ्यूज हैं, तो आपको पनिशमेंट थेफ्ट की मिलेगी, रॉबरी की नहीं मिलेगी। जिसकी कम पनिशमेंट होगी वो आपको मिलेगी। ये सेक्शन 10 कहता है। आगे बढ़िए, ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा आप। सेक्शन 11 आ गया सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। देखिए, हम लोगों ने जब इंप्रिजनमेंट पढ़ा था तो पढ़ा था कि एक होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट और एक होती है सिंपल इंप्रिजनमेंट। रिगरस में आपको एक काम करवाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि आप थोड़े
बदतमीज किस्म के आदमी रहे होंगे तो आपको काम करवाने के लिए दे दिया जाता है, या आप मजबूत हैं तो काम कराने के लिए दिया जाता है, आपने ऑफेंस हीनियस किया है इसलिए आपको काम कराने के लिए दिया जाता है, और सिंपल में आपको काम नहीं करना होता है। सिंपल सी बात है। रिगरस की ही एक पनिशमेंट, जैसे रिगरस में जैसे मैंने कहा कि वो मानते हैं कि आप थोड़े दुष्ट आदमी रहे होंगे, तो उसी में एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है, वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसमें आपको एक जैसे अब होता नहीं, वो काला पानी की सजा दे दी जाती, भगा दिया जाता था, वो खैर ये चीज नहीं है। मान लीजिए काल कोठरी में आपको डाल दिया गया है, वैसा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मानिए कि एक 7x7 के कमरे में, 7x7 भी ज्यादा हो जाएगा, 7x4 के कमरे में आपको रख दिया गया है जिसमें सिर्फ एक खिड़की है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आप अकेले अपने सेल में हैं, आपको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर उसको 4 दिन किसी से मिलने ना दिया जाए वो पागल होने लगेगा। वही सजा है आपकी कि आपको 15 दिन उसी में रखा जा रहा है, उसको कहते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में दी जा सकती है। कोर्ट ऑर्डर करती है कि मान लीजिए मैंने इतनी पनिशमेंट 10 साल की पनिशमेंट दी, जिसमें से 2 महीने इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताना है, और वो तभी हो सकता है जब वो पनिशमेंट रिगरस हो। सिंपल इंप्रिजनमेंट पे कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं लग सकता है, कभी भी नहीं दिया जा सकता है। तो कैसे दिया जाता है, कितना होना चाहिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? अगर 6 महीने से कम की सजा है तो 1 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। आपको 6 महीने से कम सजा दी गई तो मैक्सिमम 1 महीना आपको बंद कमरे में अकेले रखा जाएगा। 6 महीने से 1 साल तक की सजा है तो 2 महीने रखा जा सकता है। 1 साल से ज्यादा की सजा है तो 3 महीने के, तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए आपको काल कोठरी में रखा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 इसी बात को बताता है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पनिशमेंट को। मान लिया कि आपको 1 महीने रखना है, तो फिर कैसे रखा जाएगा? इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट इन नो केस शैल एक्सीड 14 days at a time with interval between the period of solitary confinement of not less than such period। मतलब आपको 2 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 महीने तक एक उसी कमरे में 7x4 के कमरे में बंद करके चारों तरफ से एक खिड़की देके रखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे रख देंगे तो वो पागल हो जाएगा। इसीलिए ये कहता है कि 14 दिन आप मैक्सिमम रख सकते हैं एक व्यक्ति को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और उसके बाद आपको रिलीज करना पड़ेगा एटलीस्ट 14 दिन के लिए उसको बाहर रख के, और फिर उसको वापस लाएं, फिर बाहर रख के। ये फर्स्ट पार्ट कहता है इस सेक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अभी तक क्या था कि इंप्रिजनमेंट के बारे में कोई बात नहीं कही थी कि कितनी इंप्रिजनमेंट दी जाएगी, तब कैसे होगा, लेकिन अब इंप्रिजनमेंट स्पेसिफिक बात होगी। एंड व्हेन द इंप्रिजनमेंट अवॉर्डेड शैल एक्सीड 3 months, मतलब अगर इंप्रिजनमेंट मान लीजिए 3 महीने की दी गई है, आपको 3 महीने के लिए आपको सजा मिली है, जिसमें से कहा गया है कि 1 महीना आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेंगे, तो आपको 14-14 दिन वाला काम चलेगा। लेकिन अगर आपको सजा इज मोर देन 3 months, अगर आपको टोटल सजा मिल गई है कि आपको 10 साल की सजा मिल गई है और इसी में आपको 2 महीने का इंप्रिजनमेंट मिल गया है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल गया है, तो आप 7 दिन ही 1 महीने में रखे जा सकते हैं जेल में। मतलब 3 महीने से कम है तो 14 दिन रखे जा सकते हैं, फिर 14 दिन छोड़ दिया जाएगा, फिर 14 दिन रखा जाएगा, उस हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट है तो 7-7 दिन रखा जा सकता है। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू रीड इन पनिशमेंट। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है जो कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विदाउट जुडिशियल सैंक्शन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। हमने पढ़ा था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रिगरस पनिशमेंट जब दी जाती है तभी उसमें दी जा सकती है, वो भी कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट बताएगी इन स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग कि कितनी दी जाएगी। अगर कोर्ट नहीं दे रही है और जेल प्रशासन उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दे रहा है तो वो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड पनिशमेंट के बारे में। अब हम लोग अगले लेक्चर में जनरल एक्सेप्शन की बात करेंगे। इट्स टू हॉट एंड इट्स 3 AM इन द मॉर्निंग, आई हैव टू अटेंड माई कोर्ट, सो मैं इसको एडिट करके कल डाल दूंगा। एंड आई होप आप लोग की क्लैट पीजी की तैयारी अच्छी चल रही हो, मजे से करो और बढ़िया से दो। पेपर अब शायद अनाउंस हो गया 14 दिसंबर या 7 दिसंबर को है, तो बढ़िया से मजे से तैयारी करो, पढ़ो और एम फॉर टॉप 100 एटलीस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।